के माध्यम से भारत सरकार से यह प्रश्न है कि सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल में इस तरह के जो सुरंग बने हैं और जो सेफ्टी पर सबसे ज्यादा असर देते हैं और राज्य सरकार उसके ऊपर सहयोग नहीं कर रहा है, उसके बारे में भारत सरकार क्या सोचे? जी, अभी आदरणीय संसद जो पूछे हैं पहले ही मैं बता चुका हूं। इसमें इलीगल माइनिंग रोकने का काम, इस कोल माफिया को रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होते हैं, स्टेट पुलिस का होता है। उनका बिना कोऑपरेशन का इस काम को सफल नहीं हो सकता है। झारखंड में बहुत सालों से, लगातार 50 सालों से इलीगल माइनिंग का एक्टिविटी होता है। इसको रोकने के लिए ये स्टेट सब्जेक्ट है। इस रोकने के लिए मैं स्वयं जाकर अभी चुनाव होने के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत जी से, आदरणीय हेमंत जी से मैं स्वयं जाके मीटिंग किया हूं। इलीगल माइनिंग कैसा रोकना चाहिए, मैं जाके मीटिंग किया हूं। मैं बताना चाहता हूं, जो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे आगे आना चाहिए। अलग अलग प्रांतों में कुछ जगह इलीगल माइनिंग होते हैं, माफिया भी। रिसेंटली एक एनटीपीसी अधिकारी को इलीगल माइनिंग करने वाले माफिया हत्या किया है। बहुत मैं निंदा करता हूं इस सदन के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हम जीरो टॉलरेंस इस वायलेंस के खिलाफ हम स्टैंड लिया है। जो भी वायलेंस करते हैं माइनिंग एरिया में, बिल्कुल भारत सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, ये 100% हम भारत सरकार इस विषय पर ध्यान देता हूं। अध्यक्ष जी अभी बताए, भारत अभी कोल सेक्टर में ये लार्जेस्ट रिजर्व्स दुनिया में, जब हम भारत है कोल में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स आज भारत में है। और चाइना को छोड़े तो, चाइना को बाजू रखे तो इंडिया ये नंबर 1 कंज्यूमर है, नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है, कोल प्रोड्यूसर। इंडिया इज ए नंबर 1 इन द वर्ल्ड अदर देन चाइना, नंबर 1 कंज्यूमर अदर देन चाइना। वैसा ही दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कोलमैन आज गेवारा आज भारत में है। इसलिए कोल सेक्टर में भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे, क्योंकि आपको मालूम है 2014 से पहले पावर सेक्टर का शॉर्टेज होता था। आज पावर सेक्टर लगभग 72% लेके 74% थर्मल पावर से पावर जनरेट होता है। ये पावर जनरेट के लिए कोल उपयोग होता है। ये कोल सप्लाई प्रोडक्शन ठीक करने के कारण, जो अलग अलग रिफॉर्म्स लाने के कारण आज कोल सेक्टर के अंदर जितना कोल चाहिए उतना प्रोडक्शन भारत सरकार निकल रहा है। इसके कारण पावर शॉर्टेज भी है। क्वेश्चन नंबर 182 सुश्री महुआ मोइत्रा। श्रीमती माननीय मंत्री जी। इट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। श्रीमती स्मिता उदय बाग। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि यह सुविधा एकल सदस्य वाले राशन कार्ड धारकों को दी जा रही है या 2 सदस्य वाले राशन कार्ड धारकों को दी जाती है? इसके तहत लक्षित लाभार्थियों को सही तरीके से राशन पहुंचाने के लिए क्या सरकार ने अन्य विभागों को या मंत्रालयों के साथ डेटा एकीकरण की दिशा में कोई प्रयास किया है? यदि हाँ, तो अब तक क्या प्रगति हुई है? सर, जहां तक सवाल है, एक मेंबर फैमिली का, 2 मेंबर फैमिली का अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा जो हम राशन देते हैं, अंत्योदय अन्न योजना में हम 35 किलो देते हैं, 35 kgs। कभी कभी क्या होता है, एक मेंबर के फैमिली में 35 kg पहुंचता है और कभी कभी 2 मेंबर के फैमिली में भी 35 kg पहुंचते हैं। तो इसीलिए आज के दिन में सिंगल मेंबर AAY रेशन कार्ड 30,63,000 है। सिंगल मेंबर रेशन कार्ड हैविंग बेनिफिशियरीज बिलो 18 ईयर्स, 18 वर्ष से कम, वो 2,11,000 है। और बेनिफिशियरीज साइलेंट रेशन कार्ड का मीन्स वो रेशन खरीदते ही नहीं है, ऐसे 2.2 करोड़ है।
और डुप्लीकेट जो माना गया है वो तो 30.06 लाख है। डिसीज्ड बेनिफिशियरीज मीन जो गुजर चुके हैं, मर गए हैं, ऐसे लोग हैं 34.12 लाख मीन्स वो आधार कार्ड के हिसाब से UDAI के आधार पर वो गुजर गए हैं। ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में ये संख्या है। हमने स्टेट गवर्नमेंट को लगातार गाइडेंस आदेश देते रहते हैं, इसको ठीक तरह से सर्वे करके एग्जामिन करके जो एलिजिबल है, जो रियली उनको मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इसमें एडिशन और डिलीशन करना चाहिए। ये राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकार को हम बार बार लिखते रहते हैं। सुश्री परिणीति शिंदे। महोदय, मैं ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री महोदय से कि ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो राशन मिलता है वो यूपीए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम थी, जो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जिसके पीछे ब्रेन चाइल्ड थी। महाराष्ट्र को जो रेशन का इष्टांक है जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है पिछले 10 सालों से। जब से सरकार बदली है तब से महाराष्ट्र पे अन्याय किया गया है। ना शोलापुर में प्राप्त हुआ है, ना किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग जिनके बायोमेट्रिक नहीं होता है, जिनके थंब नहीं आते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत से बीड़ी कामगार हैं, उनके यहाँ पे छाले हैं, या किसान है, किसानों के बायोमेट्रिक्स हो नहीं पाते हैं, तो इनको राशन नहीं मिल रहा है। तो क्या आप ऑफलाइन राशन देने की आप प्रावधान करने वाले हैं? ये मेरा पहला सवाल है। और जो फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत कवर्ड नहीं है उनको भी ये लागू नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को आज ऑलमोस्ट 40 to 50% लोगों को अनाज फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत नहीं प्राप्त हो रहा है। और महाराष्ट्र को आप जो इष्टांक है जो नहीं प्राप्त हुआ है पिछले 10 सालों से, वो आप कब देंगे? और जो जिनके बायोमेट्रिक्स नहीं हो पा रहे हैं, क्या आप उनको रेशन देंगे? धन्यवाद। सर, एक तो प्रश्न है ई श्रम पोर्टल का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया गया है उसके बारे में है, संबंधित नहीं है। ये ई श्रमिक पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया उसका ई श्रमिक पोर्टल है? नहीं सर, ई श्रम पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो ई श्रमिक पोर्टल है ना? जी जी, वही है। आप दोबारा राज्य सरकारों को गाइडलाइन दें। अभी राज्य सरकार इन गाइडलाइन को मान नहीं रही है। सर, ये ई श्रम पोर्टल का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार हमने सर्वे करने के लिए सभी राज्यों को कहा है। ई KYC करने के लिए भी हमने कहा है। आज के दिन में 74% ई KYC हुआ है। उसमें मेजर दिल्ली राज्य का नहीं हुआ था क्योंकि इससे जो पहले के सरकार था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। अभी ई KYC हो रहा है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि प्रश्न रिलेटेड है बेसिकली ई श्रम पोर्टल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बारे में। फिर भी माननीय नया सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है और ये भी कहा है सोनिया गांधी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यूपीए का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि 2013 में चुनाव के कारण हड़बड़ी में पारित किया। जो भी राज्य NFSA में आया वो 2014 के बाद उन लोगों ने MOU साइन किया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद आफ्टर श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी अज्यूमिंग द चार्ज, हमने पूरा फ्री राशन दे रहा है 81 करोड़ लोगों को। 81 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा है। एंड ये जो फूड मैंने बताया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, अरे सुनो तो सुनो, सुनने का क्षमता रखो। अरे ठाकुर जी, सुनने का क्षमता रखो। आपने ठीक नहीं किया था इसीलिए लोग आपको उधर बिठाया, हमको इधर बिठाया। ये तो समझो ना, कम से कम एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच। और बाकी राज्यों में भी, सारे देश में भी साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं स्पीकर साहब, सारे राज्यों में 3 राज्य छोड़ के बाकी कांग्रेस को ऐसे क्यों बिठाया है? ये लोग सिर्फ जो भी करते हैं चुनाव के लिए करते हैं।
मोदी जी ने ऐसे नहीं किया है। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री धान्य दे रहे हैं, फ्री। एंड ये लोग इनका सरकार जहां है, और मैं ये भी फिर से रिपीट करना चाहता हूं, सब हमारे सदस्यों के लिए रिपीट करना चाहता हूं, इन लोगों ने 2013 में हड़बड़ी में पारित किया और रूल भी नहीं बनाया था, एक राज्य भी उसमें नहीं था, जो हम आने के बाद, मोदी जी आने के बाद इसको लागू किया है। 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दे रहा है। दिस इज द स्टेटस। इन लोग जो भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं। मोदी जी जो करते हैं, लोगों को ये जो भूख है वो भूख निवारण के लिए मोदी जी काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी को गरीबी क्या है मोदी जी जानते हैं, इसीलिए हमने किया है ये काम। ये तो आप तो पहले समझ लो। और सेकंड पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट, राशन में ई-पॉज हमने इसीलिए किया है क्योंकि इसमें हमने वन नेशन वन रेशन कार्ड भी इसीलिए किया है। अगर माइग्रेंट लेबर, अगर वो और एक राज्य से, जहां से गांव से आता है, मुंबई गए, दिल्ली गए, उधर रेशन लाने के लिए अपने गांव न जाना चाहिए, उनको राशन दिल्ली में मिलना चाहिए, मुंबई में मिलना चाहिए, बेंगलुरु में मिलना चाहिए। इसके कारण वन रेशन वन कार्ड अगर देश में लागू किया है तो वो भी मोदी के सरकार ने किया है, तो इसलिए सबको राशन मिल रहा है। स्पेसिफिक इंसिडेंट के एग्जाम्पल के साथ अगर सदस्य मुझे लिखते हैं तो मैं उनको जवाब देता हूं। क्वेश्चन नंबर 183 श्रीमती डी के अरुणा। क्वेश्चन नंबर 183। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today. I am happy to say that Atal Tinkering Labs provide activity based on learning in the identified schools in the country, where young minds can give shape to their ideas for a number of societal problems which we encounter in our day-to-day life, and also pave way for innovation, enabling over 3 million plus students between grade 6 to grade 12 to acquire a problem-solving, tinkering and innovative mindset. My first supplementary question to the Honorable Minister of Planning through the Chair is whether the government has any proposal to provide Atal Tinkering Labs in private schools also, to include their participation, and their contribution will also play a crucial role in the Amrit Kaal to make India a global tech hub by 2047, and will play a vital role in achieving the goal of becoming a $5 trillion economy by 2027-28, and also, if so, the details thereof and the role of private schools till now, and if not, reason for not including the private schools. स्पीकर सर, ये सन 16-17 के अंदर प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज थी। ये सवाल संबंधित है अटल इनोवेशन मिशन का, और नीति आयोग को जिम्मा दिया गया, और इसके 4-5 वर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर अटल टिंकरिंग लैब एक है, दूसरा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, तीसरा है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, चौथा है न्यू इंडिया चैलेंजेस, और पांचवा है मेंटर इंडिया। तो उसके अंदर जो 10,000 स्कूल्स के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स हमने बनानी थी, वो नीति आयोग ने 2024 तक मुकम्मल कर दी। और इन 10,000 टिंकरिंग लैब्स के अंदर दोनों हैं, इसके अंदर प्राइवेट भी है और इसके अंदर हमारे पब्लिक स्कूल्स या समझ लीजिए सरकारी स्कूल्स हैं, वो भी हैं। संख्या के तौर पे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2/3 सरकारी स्कूल्स हैं और 1/3 प्राइवेट स्कूल्स हैं। हाल ही के अंदर इस बजट सेशन के दौरान इन 10,000 टिंकरिंग लैब को बढ़ा करके कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि इनको 50,000 टिंकरिंग लैब देश के अंदर बनानी चाहिए, और उसके अधीन आज के दिन
जो नीति आयोग ने स्पीयरहेड किया था ये कैंपेन पिछले 5-7 साल के अंदर, उस कैंपेन को क्योंकि अब विस्तार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इस कैंपेन को आइंदा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर बजट के तहत जो आज के दिन फैसला किया गया है वो यही है कि अगली 40,000 या 50,000 जो और टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी वो केवल सरकारी स्कूल तक ही सीमित रखी जाएंगी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Honorable Speaker, sir, as the House is aware, though Atal Tinkering Lab initiative has grown significantly, there is still much work to be done to ensure that every student has access to these transformative learning environments. My second supplementary question to the Honorable Minister of Planning through the Chair is, what steps the government is taking to expand the reach of Atal Tinkering Labs to underserved communities and rural areas to unlock the potential of millions of young minds and empower and enlighten them to become agents of change and innovation in their communities to achieve the space dreams as part of Atmanirbhar Bharat. सर, जो हमारे देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां पर भी ये इनोवेशन की स्पिरिट लागू करने के लिए एक वर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया था वो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। और ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हमने कुल मिलाकर के 50 स्थापित करने थे, जो अभी तक हमने 14 कर पाए हैं और इसके अंदर आने वाले समय के अंदर इसका विस्तार किया जाएगा। जब ये 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे इसका भी विस्तार किया जाएगा। और जो रिमोट एरियाज के अंदर जिनको इनोवेशन का नहीं पता, जिनको एसडीजी गोल्स का नहीं पता, उसके तहत कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, उस क्षेत्रों के अंदर ये एक वर्टिकल है जो उनकी बात को सुनेगा, उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूं इससे माननीय सदस्य को तसल्ली हो जानी चाहिए। श्री राजीव राय। धन्यवाद मौका देने के लिए। सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो 50,000 स्कूल सिलेक्शन हुआ है उसका क्राइटेरिया क्या है और उत्तर प्रदेश में कितने हैं। मेरा दूसरा एक सुझाव है सर, शिक्षा प्रोफेशन से जुड़ा होने की वजह से और आपका आशीर्वाद से शिक्षा की कमेटी में रहने से कि एक बहुत अच्छी योजना है, अच्छी योजनाओं की तारीफ भी करनी चाहिए। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि सीबीएसई के माध्यम से कम केंद्र सरकार के सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से ये कंपलसरी एक सब्जेक्ट के रूप में टीचिंग में लागू कर दिया जाए, क्योंकि टैलेंट हंट और हर पैमाने पर होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए और जो बच्चे अच्छे से पढ़े उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। मेरा पहला सवाल उत्तर प्रदेश में कितने हैं और दूसरा क्या सीबीएसई के माध्यम से सारे स्कूलों में कंपलसरी लागू करने पर विचार करेगी। सर, 10,000 जो अटल टिंकरिंग लैब लगाए हैं सभी प्रदेशों के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर बांट करके दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स है 955। इसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो कुल मिलाकर के 137.212 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जो सिलेक्शन होता है सर, ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है और आने वाले समय के अंदर भी इसी तरह से ही सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अंदर स्कूल के अंदर कौन सी चीज पढ़ाई जाती है, कौन सी चीज पढ़ाई नहीं जाती, आने वाले समय के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर जाने वाला है। अभी तक तो बीएससी के तौर के ऊपर नहीं किया गया था। आइंदा जो फैसला कैबिनेट करेगी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी सो उसके हिसाब से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। श्री सुरेश कुमार शेटकर। कार्ति चिदम्बरम। I would like to know how many Atal Tinkering Labs are functioning in the country, actually functioning, and what is the equipment which is provided in each of these labs. The minister must list out the equipment which is provided for each of these labs, sir. Thank you very much.
Sir, I have a list which is state-wise. I have not put them all together as to how many tinkering labs are on the whole, but I can have that sent over to him. But each state has, Tamil Nadu doesn't have a question on Tamil Nadu. It was Andhra Pradesh and Telangana. So for these two, I have got Tamil Nadu. So like in Tamil Nadu, sir, in Telangana, sir, there's 379. In Telangana, there's 379. Andhra Pradesh, there is 713. And if they want the other states, sir, I can have it passed on to them as to how many are functioning there. Question number 184. Shri Madhav Neni Raghunandan Rao. Question number 184, sir. माननीय मंत्री महोदय, सर उत्तर सभा पर सामान कंप्यूटर जाता है. Honorable Speaker, sir, I raised to address two crucial aspects that will propel India's renewable energy journey forward. Firstly, I would like to shed light on the incentives and concessions provided by the Union government for setting up of solar power and other renewable energy projects on government lands, more particularly in Telangana. The Union government has implemented various initiatives to encourage the growth of renewable energy in the country. One such initiative is the provision of incentives and concessions for setting up of renewable energy projects on the government lands. The country has set an ambitious target of 450 gigawatts of renewable energy power by 2030. Now my question to the Honorable Minister is, the details of the incentives and concessions provided by the Union government for setting up of solar power and other renewable energy projects on government lands in Telangana. आपका प्रश्न क्या है? Sir, the details of the incentives and concessions provided by the Union government for setting up of solar power and other renewable energy projects on government lands, more particularly in Telangana. Okay. Sir, we are providing fund for the solar parks. That is not on the specifically on the government land, but for the solar park, PM Kusum is for the farmers, where they will get subsidy, in some of the cases 30%, in some of the states where the special category states 50%, they will get subsidy. And in PM Surya Ghar, for 3 kilowatt, they will get 78,000. And in the PM Kusum, there are 3 components, and in the various components, there are different types of the subsidies. So overall, it is not on the government land. For the overall the development of the renewable energy in the country, after Prime Minister Shri Modi took over, in the entire country, the solar power which was generated in 2014, it was 2.83 gigawatt before Shri Modi could come. And in last 10 years, I am very happy to announce that in this house, yesterday I announced in the other house also, from 2.83 gigawatt in 2014, today we have reached 100 gigawatt of solar power in the country. And overall, 75 gigawatt energy was generated in 2014 from the non-fossil fuel. Today we are generating 222 gigawatt. This is what we have done, and modules, cells, wafers, ingots, all such, even polysilicon, we are trying to make it manufacture it domestically. But as far as particularly state of Telangana is concerned, I can only say some of these schemes are demand driven. If Telangana government
if whatever the already sanctioned we have given to them, if they work on that, always Government of India is ready to support, irrespective of the party which is ruling there. But of some of the state government, in spite of our repeated reminders, including Telangana, they are not working and they are not making use of the Government of India schemes. Honorable Speaker, sir, are there any other benefits such as low interest loans or grants available to support the growth of renewable energy in Telangana? And also, I request the Honorable Minister to provide detailed information about the subsidies, tax breaks and other benefits offered to encourage investment in the renewable energy sector. I believe that these details will help the investors make informed decisions and support the country's renewable energy goals. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, as I have told, PM Kusum, as far as Telangana is concerned, it is a progress-driven scheme, and even the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, that's also, it is a demand-driven scheme. We are continuously receiving demand from the state based on their implementation. During September 2023, based on the request of Telangana, the state implementing agency was changed. For that also we accepted. In October 2024, we requested all state implementing agencies, including TGREDCO, to implement the scheme and sign the pending PPAs on 31st December 2024. Now, so far, no PPAs have been signed by the Telangana government. And under component A, Telangana was allocated 500 megawatt in January 21. No progress was shown, either this government or the government which was before there to this government. And 4,000 megawatt was sanctioned to the TGREDOC in June 2024. Since there was no progress, 3,000 megawatt was cancelled after 6 months, because absolutely कोई भी कुछ भी नहीं हुआ था. And EOI was issued in January. No information on bids on LOAs. In February 2025, Telangana requested for the use of the government land and the inclusion of self-help groups under the component A in PM Kusum. PM Kusum is for the PM Kusum means PM Kisan Urja Suraksha Evan Uttan Maha Abhiyan, means PM Kisan Urja Suraksha means he should always get electricity. In the majority of the states, we all know that as a member of parliament, because we deal with the people, we meet the people. In the majority of the states, रात में बिजली सप्लाई होता है फॉर द इरिगेशन पर्पस टू द फार्मर्स. इसलिए प्रधानमंत्री जी इन लोगों को दिन में बिजली मिलना चाहिए, ये सोच के हमने पीएम किसान शुरू किया. और पीएम किसान के साथ इसमें फार्मर्स का, किसान का उत्थान भी है. इसीलिए ये पीएम कुसुम का प्रोजेक्ट जो होता है वो फार्मर्स के लैंड, किसान के लैंड पर ही करना है. Keeping that in mind, we have advised Telangana not to use government land for the PM Kusum. That if they adhere to the guideline and if they do the progress, if they sign the PPAs, then government and India is ready to support, because the Prime Minister has given me the target that by 2030 we should, sir, बहुत important है sir, by 2030 we should achieve 500 gigawatt. Today I would like to announce, let all the members hear this. Today let me announce that India is the third largest producer of the renewable energy in the entire world. Sir, we are marching fast. So irrespective of the party which is ruling in the respective states, we want to support that. Only thing is, they have to perform, PPA should be there, and PPA should be signed. All such things are done. Government of India is always ready to support. But so far as Telangana, specifically you are asking, progress is very low. I request all the members from this side and that side of the Telangana to pursue the Telangana government to kindly
do the progress. श्री एम रघुनंदन राव, एम रघुनंदन राव, आपका हो गया 2, हो गए सर। एम रघुनंदन राव। इंदिरा, आपका हो गया? हो गया। एम रघुनंदन राव हैं? हो गया सर उनका। इंदिरा संघ सुब्बा। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। सर, ये भारत देश का जो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेस करने का जो टारगेट था, अभी तक केवल 220 या 230 गीगावाट तक ही हार्नेस हुआ है। इसमें भी मेजोरिटी सोलर एनर्जी हुआ है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी बताते हैं कि भारत देश के अंदर विंड एनर्जी भी लगभग 1100 गीगावाट तक हम हार्नेस कर सकते हैं। तो जितने भी आज ये रिप्लाई में देखा और इसमें मैं 198 क्वेश्चन को भी रेफर करके बता रहा हूं कि जितने भी स्कीम्स बने हैं भारत देश का, इसमें ज्यादातर सोलर एनर्जी हार्नेस करने के लिए स्कीम्स बने हैं और विंड एनर्जी हार्नेस करने के लिए बहुत ही कम स्कीम्स ऐसे बना है। तो आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इस विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री कोई ऐसा स्कीम्स बना रहे हैं कि जिसमें जैसे पीएम कुसुम हो, जैसे सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ऐसा कोई विंड एनर्जी में भी अगर मिनिस्ट्री ने सोचा है तो इसमें ये पूछना चाहूंगा। और दूसरा, अभी रिसेंट स्टडीज ने सजेस्ट किया है जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो विंड का वेलोसिटी रहता है, उस विंड वेलोसिटी को हार्नेस करते हुए हम विंड एनर्जी उसमें से उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें भी अगर कोई मिनिस्ट्री ने इसमें वेंचर करके इस विंड एनर्जी जो हाई ऑल्टीट्यूड में होता है, इसको हार्नेस करने की कोई सोचा है और इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ले जाने के लिए कोई योजना बनाएंगे, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। सर, बेसिकली ये प्रश्न जो है प्रश्न तेलंगाना के ऊपर है, फिर भी मैं नहीं, उनका अगला प्रश्न यही था। नहीं सर, मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं सर। मैं ये कहना चाहता हूं, ओवरऑल 75 गीगावाट्स इन 2014 से आज हमने 222 गीगावाट तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ा जंप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने पहले भी मेरा उत्तर में कहा था 2.83 गीगावाट इन सोलार, आज हमने 100 गीगावाट हमने ऑलरेडी पार किया है। वी ऑलरेडी सरपास द 100 गीगावाट। ओवरऑल 222 हो गया है। तो और इसके साथ ही साथ अभी अंडर इंप्लीमेंटेशन जो है वो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल से 180 गीगावाट अंडर इंप्लीमेंटेशन है। टेंडर्ड है 79.9 गीगावाट, ऑलमोस्ट 80 गीगावाट ऑलरेडी टेंडर्ड है। टोटल इंस्टॉल्ड गीगावाट इन दी पाइपलाइन मिला के हमारा 480 हो जाएगा। द टारगेट 500 है। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हर बरस 50 गीगावाट का टेंडर फ्लोट करना, पीपीए साइन करना, राज्यों के साथ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। रीजन वाइज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी मंत्रियों के साथ हमारा बातचीत हो रहा है। और ग्लोबल आरई इन्वेस्टर मीट हो गया गांधीनगर में, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उसके साथ ही साथ बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस के लीडर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेशली जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन लोगों को हमारा एमईए का सहयोग लेके हमने सब लोगों को बुलाया था। ये सब के कारण भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी मात्रा में आया है। और जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब इतना बड़ा अचीवमेंट होता है, सहज रूप में इनको जलन होता है, इसलिए बीच बीच में ऐसे टोकाटाकी करते हैं। लेकिन इनके काल में 2 गीगावाट से हम अभी 100 गीगावाट हम सिर्फ सोलार में पहुंचे हैं। दिस इज व्हाट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड एंड आई एम क्वाइट होपफुल। मैं पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं आशावादी हूं कि 500 गीगावाट हम जरूर पहुंच पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में। श्री सुधाकर सिंह
अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार उन राज्यों को विशेष सब्सिडी या वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है जहां ऊर्जा की कीमतें अधिक हैं लेकिन क्रय शक्ति कम है, जैसे बिहार, ताकि वहां के लोग सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। उसी में सवाल है, बिहार में आज भी लाखों लोग डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं, जिससे न केवल उनकी आय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति तैयार की है या प्रस्तावित की है जिससे बिहार जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा को किफायती और सुलभ बनाया जा सके? सर, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा सारे देश में किसी भी राज्य में हो, अगर सोलर एनर्जी या ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का स्कीम इंप्लीमेंट करते तो हमारा बहुत स्कीम है। वो स्कीम मैं फिर से इधर पढ़ना नहीं चाहता हूं। पीएम सूर्यघर है, पीएम सूर्यघर के मुफ्त बिजली योजना है। इन रियल सेंस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है। हमने शुरू किया था जनवरी 22 इस अनाउंस किया था लास्ट 2024 में। उसके बाद इसका रूल्स वगैरह फ्रेम होके आते आते कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। हम एक्चुअली इसका इंप्लीमेंटेशन पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुरू हो गया जून में। 7-8 मंथ्स में वी हैव अचीव्ड 10 लाख इंस्टॉलेशन ऑफ पीएम सूर्यघर। और पीएम सूर्यघर में हमने जो अभी तक, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई राज्य अभी फ्री अनाउंस करते हैं, लेकिन पीएम मोदी का अनाउंसमेंट क्या है? जो कुछ राज्य अनाउंस करते हैं 200 यूनिट, बाद में 40 यूनिट भी नहीं देते हैं। तो लेकिन भारत सरकार के मोदी का योजना कैसा है? सस्टेनेबल हमने फ्री देते हैं। नॉट ओनली फ्री, हमने जो अभी 300 किलोवाट अगर देते हैं तो 78,000 रुपीज हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी देते हैं। बहुत लंबा समय हो जाएगा। सब्सिडी देते हैं, उसके कारण ये 25 ईयर्स तक फ्री होता है सर। और 25 ईयर्स के बाद 15 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट होता है इसी स्कीम में। नॉट ओनली फ्री, आप लोग पैसा भी इसमें अर्न करते हैं। उसके साथ ही साथ अंडर कंपोनेंट सी बिहार के लिए हम 70,000 पंप अलॉकेट किया है, उसका उपयोग करते हैं तो बिहार में भी अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बनेगा। मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सामरिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। खावड़ा में एक बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की फैसिलिटी लग रही है। वो जो फैसिलिटी है वो भारत पाकिस्तान की जो सरहद है उसके 1 किलोमीटर तक जाएगी। अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल है वो ये कहते हैं कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो खावड़ा में प्रोजेक्ट लग रहा है इसको लगाने के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उनको रिलैक्स किया गया है? और दूसरा, भारत सरकार ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को, जो एक मिक्स्ड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसमें विंड भी है, सोलर भी है, बाकी चीजें भी है, कितनी रियायत भारत सरकार की तरफ से दी गई? माननीय मंत्री। वेरी गुड सर, हम ये चाहते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो। उसके लिए हमने खावड़ा का भी, जिन्होंने ऐसे तो प्रश्न तो इसके संबंधित नहीं है, अनरिलेटेड है, फिर भी मैं इनको कहना चाहता हूं, जब भी प्रोजेक्ट का अनुमोदन देते हैं, राज्य, केंद्र और बाकी लोकल जो संबंधित जो भी अनुमति लेना है, क्लियरेंसेस लेना है, लाइसेंस लेना है, वो सभी विभागों से लेके ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 श्री बालाशोरी वल्लभ नेनी। क्वेश्चन नंबर 186
मंत्री जी को खड़ा करो ना सर। क्वेश्चन नंबर 185 श्री बिप्लब कुमार देव। My question number 185. उत्तर सभापति पर। मेरे पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, माइनिंग सेक्टर में ऑक्शन के बाद राज्यों को क्या लाभ हुआ, मंत्री जी इसके बारे में बताएं। माननीय मंत्री जी आपने वादा किया, कमिटमेंट किया, क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी ये क्यों कर रहे हैं सर? आज नरेंद्र मोदी जी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद माइनिंग सेक्टर में, कोल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रयास किया है। पूरे जितने भी माइनिंग से एक्टिविटी होते हैं उस एक्शन के द्वारा ब्लॉक सम और प्राइवेट सेक्टर का हो, पीएसयू का भी हो, स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयू उनको देते हैं। आज तक इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स को नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद लगभग 6 लाख करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू मिला है। वो रॉयल्टी भी हो, एक्शन प्रीमियम भी हो, डीएमएफ भी हो। आज माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लाभ मिलता है और सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जवाब दे दिया कि सभी एजेंसियों से उन स्टेट में कुछ माइंस का एक्शन नहीं आ रहा है, उसमें भी आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर आज हमारा जो मूलभूत क्वेश्चन है ये, इसके लिए भी हम आने वाले दिन में और पीएमयू के साथ और क्लोजली स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने वाला है। कोल सेक्टर में और हम रिफॉर्म्स लाएंगे और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएंगे। जो एक्शन किया गया उसको पीएमयू के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लाभ देने के लिए रेवेन्यू नहीं, ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए, पूरा क्लियरेंसेस लेना चाहिए। सभी क्लियरेंसेस लेने के लिए हमारा पीएमयू जो गठित किया गया वो अच्छी काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, और प्राइवेट सेक्टर में जो माइंस लिया है उनको भी लाभ मिलेगा। वैसा ही जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर का माइंस जो भी लिया है उनको आने वाले दिन में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस लाने में भी पीएमयू प्रयास करेंगे। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो ये कमर्शियल एक्टिविटी के बाद 131 टोल ब्लॉक में इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना रोजगार मिला हुआ है? अध्यक्ष जी, आज भारत में लगभग इस माइनिंग सेक्टर में 4 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। उनके लगातार इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोकल वालों को देने के लिए सरकार के द्वारा लगातार हम प्रयास कर रही है। वो प्राइवेट सेक्टर का माइंस हो, स्टेट गवर्नमेंट का माइंस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएमसी माइंस हो, 4 लाख से ज्यादा इस सेक्टर में आज कोल सेक्टर में लोग रोजगार मिल रही है। श्री बिप्लब कुमार देव जी, श्री कृपानाथ मल्ला। सर, मेरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज क्रिटिकल मिनरल सिर्फ भारत की नहीं है, सारी दुनिया का एक बड़ा डिमांड है। क्रिटिकल मिनरल आज ग्रीन एनर्जी के साथ जाते हैं और इसके लिए जो जैसे दुनिया के क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के और बढ़ रही है, लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, ग्राफाइट हो, अरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, हम इसके दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रही है। हमें अभी क्रिटिकल मिनरल मिशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार मिनरल के दृष्टिकोण से क्रिटिकल मिनरल का मिशन घोषित किया है। इसके द्वारा लगभग 32,000 करोड़
हम इस क्रिटिकल मिनरल को पाने के लिए भारत सरकार खर्च करने वाले हैं और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से 195 क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किया है। 2025-26 में 227 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा भी इस क्रिटिकल मिनरल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, भारत सरकार के द्वारा आज विदेश में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार पहली बार काम कर रही है, क्योंकि आज क्रिटिकल मिनरल सभी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, आज सेलफोन्स का हो, अलग अलग सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी है। इसके लिए पहली बार भारत सरकार इस मिशन के द्वारा देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम प्रयास कर रही है। नाउ श्री कृष्णा। Thank you, sir. Andhra Pradesh has a lot of mineral deposits, sir. 93% of the barytes is explored from Andhra Pradesh, and 90% of the limestone is explored from Andhra Pradesh, sir. And as you mentioned just now, critical minerals is also been explored in Andhra Pradesh, sir. But unfortunately, even 10 years after the bifurcation of the state, still we don't have the Geological Survey of India state unit in Andhra Pradesh, sir. So this GSI will help in better data collection, will help in better center-state coordination, will help in mineral assessment, will help in mineral exploration, sir. So my question through you is, sir, is central government looking at establishing Geological Survey of India permanent regional office in Andhra Pradesh? If so, by when? आदरणीय अध्यक्ष जी, क्रिटिकल मिनरल का आज भारत में नहीं था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी सरकार क्रिटिकल मिनरल को 24 क्रिटिकल मिनरल के नाते घोषणा किया है, पहली बार। और दूसरा विषय है जो इंपोर्ट करते थे, क्योंकि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स 100% विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका डिपेंडेंट को दृष्टिकोण देखते हुए जो इंपोर्ट करते हैं पूरा 100% ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है नरेंद्र मोदी जी सरकार। बजट में आज 24 क्रिटिकल मिनरल पे कोई ड्यूटी नहीं है। अभी हम इस क्रिटिकल मिनरल के दृष्टिकोण से नया नया कदम उठा रहे हैं। जैसे आदरणीय सांसद जी पूछे हैं, जो जीएसआई का अभी को बहुत खुशी की बात है, जीएसआई इस साल 175 इयर्स का सेलिब्रेशंस कर रही है। दुनिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे बड़े संस्था है, भारत का लगभग 10,000 लोग कर्मचारी, इंजीनियर, साइंटिस्ट जीएसआई में काम करते हैं। इस साल 175 इयर्स का सेलिब्रेशन मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में हम कर रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से जो आंध्र प्रदेश का ऑफिस का बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपसे बातचीत करके, स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके अभी हम कैंप ऑफिस जरूर विजयवाड़ा में शुरू करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। जिन लोगों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना आई है वो श्री राजेश रंजन, श्री मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, सौगत राय जी। सौगत राय जी रोज लगाते हैं और मनीष तिवारी जी भी डेली एक विषय पर लगाते हैं। राजकुमार रोहत, सप्तगिरी उल्का जी, कोडी कोनल सुरेश, मणिकम टेगोर, शफी परिमल, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव, नीरज मौर्य, केसी वेणुगोपाल और बेनी बेनन। माननीय सदस्यगण, आज सभा पटल पर एक मिनट बैठिए। आज सभा पटल पर पेपर रखे जाने के पश्चात जिन सदस्यों का आज शून्यकाल की लिस्ट में नाम आया है उनको मौका दिया जाएगा और तेल क्षेत्र विधेयक की समाप्ति के पश्चात जो माननीय सदस्य अनुमानित 4 बजे के बाद शून्यकाल पर अपना विषय रखना चाहते हैं वो 3 बजे तक सारा विषय लिखकर टेबल ऑफिस में दे दें। मैं उचित समझूंगा
तो 3 बजे बाद सभी मान्य सदस्यों को शून्यकाल पे अवसर दिया जाएगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, नाम पढ़ दीजिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3, नाम पढ़िए। नाम श्री जितिन प्रसाद जी। Chairman sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. अभी क्या आइटम? आइटम नंबर 4, डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5, माननीय श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, माननीय श्री सतीश चंद्र दुबे जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7, माननीय श्री जॉर्ज कुरियन जी। Speaker sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 7 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 8, माननीय श्री बिलबाव कुमार दुबे जी, देव जी। Mike. Sir, I rise to lay on the table the minutes Hindi and English version of the first sitting of the Committee on Absence of Member from the sitting of the House as listed against my name at serial number 8 in today's order paper. Thank you. Item number 9, Shri Charanjit Singh Channi ji. Sir, I rise to present a copy each of 7th, 8th and 9th reports, English and Hindi version, of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2024-25 as listed against my name at serial number 9 in today's list of business. Thank you. Item number 10, माननीय श्री श्रीरंग अप्पा बारने। महोदय, मैं आज की पुनर्स्थित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 3 प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 11, माननीय श्रीमती कनिमोझी जी। कनिमोझी जी। शुक्रिया। Thank you, sir. I present the 7th and 8th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 10, माननीय श्री मागुंटा श्रीनिवासल रेड्डी जी। Thank you very much, Chairman sir. I rise to present the 3rd report on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English versions of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. Item number 13, माननीय श्री सप्तगिरी शंकर उलाका। Yes, sir. Sir, I rise to present the 5th, 6th and 7th reports,
Hindi and English versions of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 14 माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। Thank you, sir. I rise to present the fourth report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 15 डॉक्टर राजेश मिश्र जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी अस्थायी समिति की 163वीं, 164वीं और 165वीं रिपोर्टों की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखने के लिए खड़ा हूं, जो आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 15 पर सूचीबद्ध है। ये हो गया। आइटम नंबर 16 माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 17th of March 2025 will consist of, number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Oil Field Regulation Development Amendment Bill 2024 as passed by Rajya Sabha, consideration and passing of the carriage of the goods by Sea Bill 2024 and consideration and passing of the Tribhuvan Sehkari University Bill 2025. Second, discussion and voting on demand for grants for the year 2025-26 of the Ministry of Railways. Third, the discussion and voting on demand for grants for the year 2025-26 of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Fourth, discussion and voting on demand for grants for the year 2025 of the Ministry of Jal Shakti. Fifth, bulleting of outstanding demand for grants in respect of Union Budget for the year 2025-26. Sixth, consideration and passing of the Finance Bill 2025. Thank you. आइटम नंबर 17 माननीय श्री पीपी चौधरी जी। Sir, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint one member of Rajya Sabha to the Joint Committee on Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 in the vacancy caused by the resignation of Sri Vijay Sai Reddy from Rajya Sabha and communicate to this House the name of the members who appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. प्रश्न ये है कि श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हां कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ, हां वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अभी हम शून्यकाल शुरू करेंगे। सीरियल नंबर 1 माननीय श्री संजय उत्तमराव देशमुख। अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ हे विदर्भातील एक महत्त्वाचे शहर असून हे जिल्ह्याचे मुख्य व्यापाराचे ठिकाण आहे। येथे दररोज हजारो वाहने ये जा करतात। वाहतूक यवतमाळ येथील संविधान चौक ते आसपासच्या परिसरात मागच्या वर्षी 100 पेक्षा जास्त अपघाताची नोंद झाली। त्यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला। आतापर्यंत अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत। हे सर्व अपघात रस्त्याची अपुरी व्यवस्था, अपुरी क्षमता, नियोजनाचा अभाव, वाहतूक कोंडी या समस्येमुळे वाढल्या आहेत। म्हणूनच यवतमाळ शहरातील मुख्य रस्त्यावरील संविधान चौक या भागात
वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आणि अपघाताची संख्या कमी करण्यासाठी येथे नव्या ब्रिजची खूप गरज आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत माननीय श्री गडकरी साहेबांना विनंती करतो की यवतमाळ शहरात चिंतामणी पेट्रोल पंप पासून ते पांढरकवडा रोडवरील स्मशानभूमीपर्यंत एक फ्लायओव्हरची ब्रिज करावा अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, वाशिम शहरातून जाणारा NH 161 हा महामार्ग असून या मार्गाचे 2 लेनचे काम सध्या सुरू आहे. परंतु मंत्री महोदय यांनी मार्ग 4 लेनचा सिमेंट कॉन्क्रीट करू असे आश्वासन दिले होते, पण सध्या या मार्गाच्या 2 लेनचेच काम सुरू असून आपल्या मार्फत सरकारकडे विनंती करतो की वाशिम शहरातून जाणारा हा रस्ता 4 लेनचा करण्यात यावा व तेथील जनतेची प्रचंड मागणी पूर्ण करावी. अध्यक्ष महोदय, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षाच्या वर झाले, परंतु पिंपळगाव ते दासगाव तालुका कारंजा जिल्हा वाशिम येथील ग्रामीण रस्ता अनेक वर्षापासून वन विभागाच्या आडेलतट्टू धोरणामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी 15 किलोमीटर पायी जावं लागते. रस्ताच नसल्यामुळे कोणतेही वाहने त्या ठिकाणी त्या ग्रामीण भागामध्ये पोहोचू शकत नाही व तेथील जनतेची विद्यार्थ्यांनी घेऊन मोर्चा काढला, आंदोलन केलं, त्या ठिकाणी सभा घेतल्या, परंतु त्या ठिकाणी अजूनही रस्त्याची दुरुस्ती किंवा रस्ता करण्यात आलेला नाही. दिग्रस शहरासाठी दिग्रस ते पुसद बायपास कामाबाबत रस्त्याच्या जमिनीचे अधिग्रहण झालेले आहे, परंतु त्या ठिकाणी या बजेटमध्ये तरतूद न झाल्यामुळे दिग्रस ते पुसद बायपास सुद्धा तसाच अडकून पडलेला आहे. मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की या रस्त्याच्या कामाच्या बाबतीत आर्थिक तरतूद करण्यात यावी ही विनंती. थँक्यू. माननीय डॉक्टर नामदेव किशन जी. Thank you, sir, for giving me this an opportunity. Sir, paddy purchasing in MSP. So this guaranteed rate, at guaranteed rate, the centers, those who are purchasing the paddy and storing in their godowns, वो तो क्या होता है कि 6-6 महीना और उसके ऊपर भी वो राइस मिलिंग के लिए वो धान उठाया नहीं जाता, इसलिए वो स्टोरेज ज्यादा दिन रहने से उसमें लॉसेस आते, उसमें घट होती है. तो घट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 किलो की मिलती थी 1 क्विंटल के लिए, अभी वो आधा किलो कर दिया है. इसलिए अभी वो जो सेंटर है, परचेसिंग सेंटर, ये लोग, ये सोसाइटीज, ये लोग अभी किसानों से 1 से 2 किलो तक प्रति क्विंटल ये फ्री में धान लेते हैं घट के नाम पर. तो किसान बड़े मुश्किल से धान उगाता है, उसे जो बिजली मिलनी चाहिए 24 घंटा मिलती नहीं. ये बिजली उसको मिलती है 8 या 12 घंटा, वो भी रात को मिलती है. हमारे संसदीय क्षेत्र में गरचुरली चिमूर में शेरों का और जंगली हाथियों का वहां बहुत प्रकोप है और आए दिन किसी को न किसी की जान वो लेते रहते हैं. इसलिए रात को किसान खेत में जाने से डरते हैं, तो दिन में बिजली मिलती नहीं, बड़े मुश्किल से पकाते हैं और वो भी जब सेंटर पे लेके जाते हैं बेचने के लिए तो उसे 1 या 2 किलो फ्री में ले लिया जाता है धान प्रति क्विंटल घट के नाम पर. तो केंद्र सरकार ये घट जो 1 किलो थी वो आधा किलो कर दिया है. इसमें बढ़ोतरी कर से कम 4 किलो प्रति क्विंटल देनी चाहिए. और जो लोडिंग अपलोडिंग की हमाली होती है ये हर एक स्टेट में अलग अलग है. अभी मध्य प्रदेश में 16 रुपया है, पंजाब में 17 रुपया है, आसाम में 24 रुपया है और महाराष्ट्र में सिर्फ 10 रुपया 75 पैसा इतना ही प्रति क्विंटल इतनी ही हमाली दी जाती है. तो ये एक रेट एक जैसे हो, जिस तरह आसाम में 24 रुपया दिया जाता है प्रति क्विंटल, उसी तरह महाराष्ट्र में भी प्रति क्विंटल 24 रुपया देना चाहिए. किसानों को पूरे 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिए और जो भी सोलार का कंपल्सन उनको है, धान के लिए सोलार नहीं चलता तो उन्हें ये जो कनेक्शन उनको इलेक्ट्रिसिटी देना चाहिए. धन्यवाद. डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 494 दिनांक 5/2/2020 को दिए गए जवाब के अनुसार गोपालगंज जिले में पूर्णतः या
आंशिक रूप से पड़ने वाली हथुआ भटनी रेल लाइन परियोजना जो 79.64 किलोमीटर चालू है। परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 770.08 करोड़ रुपए है। मार्च 2019 तक 277.13 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शेष 48.64 किलोमीटर पर कार्य भूमि जो बिहार के गोपालगंज जिले में 36 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 12.64 किलोमीटर पड़ता है, उपलब्ध न होने के कारण रोक दिया गया है। महोदय, बिहार राज्य में पंचदेवरी भोरे जो 36 किलोमीटर खंड में है 333 एकड़ और उत्तर प्रदेश के देवरिया में 101.13 एकड़ भूमि के लिए अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऐसा जवाब दिया गया था। लेकिन महोदय, रूल 377 2024 W1/NER 377/05 के उत्तर में फिर यह बताया गया कि भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण परियोजना के शेष खंड पंचदेवरी भटनी जो 49 किलोमीटर है को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पंचदेवरी रेल लाइन को यथाशीघ्र शुरू किया जाए और आर्थिक स्वीकृति देकर जमीन अधिग्रहण करने की काम शुरू की जाए। ये मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री DM खातिर आनंद। Vanakkam, Chairman Sir. The Delimitation Act 2002 had freezed the total number of constituencies in both Parliament and the state assemblies and to maintain the status quo till 2026. This was done mainly as the states which had implemented family planning widely like Tamil Nadu, Kerala, Punjab would stand to lose many parliamentary seats, and states have not implemented family planning programs like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan would gain more seats, sir. I rise to bring to the attention of this House a matter of grave concern that threatens the federal spirit of a democracy. The impending delimitation exercise, which disproportionately penalizes progressive states like Tamil Nadu, which rewarding those who have failed to control their population in the last 3 decades. The union government's approach to the delimitation is not clear and disregards the sustained efforts of Tamil Nadu in population control, economic growth and equitable development. Based on the current population, the reorganization of Lok Sabha constituencies, there is a possibility of a loss of seats in Tamil Nadu. The union government has no clarity or any assurance regarding this issue so far. Sir, the Tamil Nadu under Dravidian model rule has been the most successful state in implementing effective family planning policies and ensuring socio-economic process. Namiruvar, Namakiruvar till 1980s, in 1990s, and at present, Namiruvar, Namakku Oruvar as a result of his birth control approach. Tamil Nadu's population growth has been significantly controlled compared to the North Indian states, sir. Insisting population figures only for delimitation is totally unfair and injustice to Tamil Nadu. It is my humble request that in the delimitation process, the government should consider the performances of the states and vital indices like GSDP, per capita income, GER, doctors, hospitals and medical infrastructure, energy generation, road infrastructure, agricultural productivity, export earnings and overall achievements, and not the population statistics alone. One of the fundamental ideas of our constitution is the cooperative federal system of India. We, the people of Tamil Nadu, have been fighting for years to establish the rights of Tamil Nadu and protect the interests of the Tamil people. The recent all-party resolution passed by our Honorable Chief Minister urging the centre to the 1971 census for delimitation is a testament to the states' united opposition for this unfair move. The union government must respect the voice of the people and state that have worked diligently for the national progress rather than impose
one-size-fits-all approach that undermines Tamil Nadu's rightful stand in the Indian Union. Sir, delimitation should not become a secret weapon to the weak and progressive states that have contributed immensely to the country's progress. The union government should ensure a fair and equitable representation of MPs and MLAs for all the states in parliament and the state assemblies to श्री धर्मेंद्र यादव जी डॉक्टर बच्चा शोभा यस मैडम योर माइक इज ऑन प्लीज स्पीक धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपण मला बोलण्याची संधी दिली मी आज माझ्या संसदीय क्षेत्र धुळे येथील जल संकटाच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी उभी आहे केंद्र शासनाने जल जीवन मिशन ने प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचं वचन दिलं होतं हर घर नल हर घर जल पण दुर्दैवाने हे मिशन आज केवळ एक अपूर्ण स्वप्न बनले आहे सरकार अभिमानाने दावा करते की संपूर्ण देशामध्ये 78% घरांना त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील 87% घरांना आणि माझ्या धुळे क्षेत्रातील 99% घरांना जलजोडणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे परंतु माझ्या क्षेत्रातील लाखो लोकांसाठी ही वास्तव स्थिती खूप दूर आहे सत्य हे आहे की धुळे ग्रामीण आणि शिंदखेडा ग्रामीण भागांमध्ये केवळ 8 ते 12 दिवसातून एकदा किंवा दोनदा पाणी येतं आणि त्याचप्रमाणे बागलाण व मालेगाव भागात आठवड्यातून फक्त 2 वेळा पाणी पुरवठा केला जातो त्याचप्रमाणे झोडगे येथे 15 दिवसातून 1 वेळा आणि आदिवासी भागामध्ये डांग साल्हेर मुल्हेर वाठोडा वागंबा भागात पाईपलाईन टाकल्या आहेत परंतु पाण्याचा सोर्स नसल्यामुळे नळांना पाणी नाही ही खूप गंभीर परिस्थिती आहे पाईपलाईन आहे तर टाकी नाही आणि टाकी आहे तर पाण्याचा सोर्स नाही त्याच्यामुळे थेंबर देखील पाणी त्या ठिकाणी येत नाही मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की तुटलेल्या पाईपलाईन अपूर्ण पायाभूत सुविधा आणि कोरडे नळ हे अकार्यक्षम व्यवस्थेचे जिवंत पुरावे आहेत मला आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत पाणी जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे माननीय अध्यक्ष महोदय मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करते की ज्या जलसंकटाच्या निवारणासाठी जलजीवन मिशनच्या कामांचे संपूर्णपणे ऑडिट करून चौकशी करावी व अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सुधारित कामांसाठी बजेट तरतूद करण्यात यावी आणि जे काही अपूर्ण कामं राहिलेले आहेत अध्यक्ष महोदय साधारणतः 50% अपूर्ण कामं ज्या जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून राहिलेले आहे ते पूर्ण करण्यात यावं आणि या योजनेचा लाभ गरीब आदिवासी भागातील जे काही नागरिक आहेत त्यांना मिळवून देण्यात यावा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय धन्यवाद श्री धर्मेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी आज आपके माध्यम से देश की सरकार के सामने और देश के साथ साथ कई प्रांतों की सरकारों के भी सामने समाज के उन सबसे ज्यादा मजबूर लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं जिनको हम लोग संविदा कर्मियों के नाम से जानते हैं सभापति जी अभी पिछले दिनों केरल की आवाज उठी आशा बहुओं की और इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर हैं अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें सभापति जी तो आशा बहुएं अकेले 4 लाख इनको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 रुपए मिलते हैं और 600 रुपए पर केस मिलते हैं रोजगार सेवक लगभग 40,000 केवल 8850 रुपए शिक्षा मित्र 1,48,000 इनका मानदेय केवल 10,000 आंगनबाड़ी शाखाएं और उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगभग 7.5 लाख और इनको मानदेय मिलता केवल 5,000 और 2700 इसी तरह से अनुदेशक लगभग 40,000 मानदेय केवल 8700 इसी तरह से पंचायत सहायक लगभग 40,000 मानदेय केवल 5,000 इसी तरह से रसोईया 3,76,796 और मानदेय केवल 2,000 ग्रामीण चौकीदारों की अलग समस्या सभापति जी मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार जिसने लगातार वादे किए रोजगार देने के लगातार भाषण चलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था के आखिर ये अर्थव्यवस्था आखिर ये इतना जो देश के अंदर संपन्नता जो डंका बजा रहे हैं बीजेपी के लोग जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं डबल इंजन की जो बातें करते हैं दुनिया में सबसे बेहतर इकोनॉमी की मैं पूछना चाहता हूं अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 लाख कर्मचारियों का ये हाल है
अगर इसी रेशियो में देखेंगे तो पूरे देश के अंदर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों की दुर्दशा है। और साथ ही साथ सभापति जी, आश्चर्य इस बात का है, इसमें कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित भाइयों को, जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए पिछड़ों को, कहीं उसका कोई प्रावधान नहीं है। दिन नित नए षड्यंत्र, कैसे रिजर्वेशन को खत्म करें। रिजर्वेशन अगर सीधे खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से खत्म कर दें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है सभापति जी कि मनचाही एजेंसियां हायर हो रही हैं। वो एजेंसियां अगर 10,000 रुपए सरकार पेमेंट करती है तो 3,000 से ज्यादा पेमेंट कर्मचारियों तक नहीं जाता है। सभापति 1 मिनट लेंगे बस, बहुत महत्वपूर्ण सभापति जी। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है, इन तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को दर्जा मिले, इन कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण हो, इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो सुविधाएं हैं उनके कल्याण की, परिवार की ईपीएफ से लेकर तमाम सुविधाएं, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभापति जी, इस बात से आप सोचिए, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की है। बैठे रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। सभापति महोदय, मैं जिस दिन से इस पार्लियामेंट में आया हूं, मैं लगातार एक मुद्दे के बारे में इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते रहा हूं और सरकार को हमेशा जगाता रहा हूं। 1951 में जब हमारे यहां जनगणना हुई संथालपन्ना, जहां से कि मैं सांसद हूं, और ये डिलिमिटेशन का विषय जो डीएमके के मित्र हमेशा लगातार उठाते हैं, उनके लिए ज्यादा सोचने वाली बात है कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथालपन्ना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28% है। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरे देश भर में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथालपन्ना में वो जनसंख्या 15% बढ़ी। और वो सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो बंगाल के रास्ते मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक से लेकर किशनगंज, अररिया, उसके बाद पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूरा का पूरा ये फैलाव हो गया है। हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, इस सदन के लिए आज डीएमके और तमिलनाडु पूरे अपोजिशन की बैठक कर रहा है और हमारे भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां। डिलिमिटेशन जो है कैसे होगा, डिलिमिटेशन किस प्रकार से करना है, लेकिन कभी भी इस पार्लियामेंट में इसकी चर्चा नहीं हुई कि 2008 का डिलिमिटेशन हमारे झारखंड में नहीं हुआ है। इस देश में झारखंड नहीं है, हमारा ही राज्य एक ऐसा है जिसमें कि 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो आदिवासियों की 1 लोकसभा की सीट और आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट कम हो जाती। यही कुलदीप सिंह के रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का। आपने जो है 2008 में और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश में भी 1 सीट नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहां? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। आज जो हम इस सिचुएशन में आए हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का सीट घटेगा, आप कर लो डिलिमिटेशन, बीजेपी कर ले डिलिमिटेशन। 2008 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथालपन्ना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। आर्टिकल 342 से लेकर 345 तक
आदिवासियों की सुरक्षा के लिए शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 के डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अधिकार के आधार पर आदिवासियों की लड़कियों की शादी किसी आधार पर मुस्लिम में नहीं हो, उनकी संस्कृति नहीं बदले, और 355 के आधार पर यदि राष्ट्रपति शासन आप लागू कर सकते हो या इस पूरे एरिया को हटाकर यदि एक प्रदेश बना सकते हो तो आप उसको बनाइए। आपने मुझे वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत। श्री रुद्र नारायण पानी जी। नेक्स्ट श्री रुद्र नारायण पानी जी। में नवनिर्मित बूढ़ापंक परजंग कामाख्या नगर सुकिंदा रोड रेल लाइन पर सवारी गाड़ी चलाए जाने हेतु मांग करते हुए यह मामला मैं उठा रहा हूं। लगभग 2 साल हो गया इस लाइन में मालगाड़ी चल रहा है। महोदय, 1997 में जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, इस लाइन का शुभ शिलान्यास किया गया था। लोगों ने लगभग 25 साल पहले बहुत ही कम मूल्य में जमीन दे दिए थे। स्वाभाविक रूप से उस समय उनके मन में यह सपना था कि कभी उनके गांव के रास्ते सवारी गाड़ी चलेगी, लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलेगी। लेकिन 2 साल हो गया, यह सपना पूरा हो नहीं पाया है। यद्यपि मालगाड़ी चल रहा है, अब तक कोई सवारी गाड़ी नहीं चलाई जा रही है। मैंने इस आशय में संसद में मांग किया था, तब बताया गया था कि यह लाइन फ्रेट कॉरिडोर नॉर्म में बनाया गया है। मगर लोक कल्याणकारी राष्ट्र में किसी भी नॉर्म में पटरी बनाए क्यों न जाए, उसमें सवारी गाड़ी चलाए जाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मेरा सरकार से माननीय रेल मंत्री जी जो हमारे उड़ीसा से आते हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि अविलंब अनुगुल से बूढ़ापंक, परजंग, कामाख्या नगर, भुवन, सुकिंदा रोड होके जाजपुर रोड तक सवारी गाड़ी चलाई जाए। आगे हावड़ा तक भी एक्सप्रेस ट्रेन एवं सुकिंदा से साउथ में जाके पूरी तक की भी सवारी गाड़ी चलाई जाए, ऐसा मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। माननीय श्री वीरेंद्र सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया। भारत सरकार तकनीकी और कौशल विकास के क्षेत्र में कई कार्यक्रम रोजगार पूरक चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे लोकसभा क्षेत्र चंदौली में महेंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेज है, उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है और वहां पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया था मेडिकल कॉलेज, बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज, आज तक वहां पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, न डॉक्टर अच्छे हैं, न जांच हो पाती है, इसलिए वहां हमारे क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनाए गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि 5 वर्ष से अधिक समय हो गए और वहां पर अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण एकल आदेश से माननीय कुलपति ने सारे आदेश लिए हैं, नियुक्ति से लेकर डेवलपमेंट से लेकर के यहां तक कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कई बार गए, उन्होंने एम्स का दर्जा देने के लिए बात कही, लेकिन न तो कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा हो पाई, न देखिए अध्यक्ष जी आप विसंगति मत करिए, उधर आप जो है कि आप टाइम देते हैं हमको 2 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप हमको पूरा मैं अपनी मांग तो कर लूं।
खत्म मांग कर लीजिए। आप मांग तो कर लो, एक सेकंड मैडम, मांग कर लीजिए, मांग खत्म कर लो। आपका माइक ऑन है, मांग खत्म कर लीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एकल आदेश के आधार पर जो भी अनियमितताएं हुई है उसकी संसदीय समिति से जांच कराई जाए और बाबा कीनाराम में व्यवस्था जो है मेडिकल कॉलेज में किया जाए तथा महेंद्र पॉलिटेक्निक जो हमारे बहुत ही पुराना प्रेस्टिजियस चंदौली का कॉलेज है वहां उसको रिहेबिलिटेट किया जाए अमृत योजना के तहत। मैं यही अपनी मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एडवोकेट प्रिया सरोज जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपका ध्यान उत्तर रेलवे के मणियाहू रेलवे स्टेशन जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे फाटक 9 SPL की ओर दिलाना चाहती हूँ। यह फाटक मणियाहू मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस फाटक से बनारस, मछली शहर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर और जलालपुर आने जाने वाले लोग और वाहनों को गुजरना पड़ता है। यहाँ अक्सर भारी जाम लगता है जिससे आम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एम्बुलेंस, मरीजों, स्कूली बच्चों और पैदल चलने वाले लोग को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों ओर से सड़क मिलती है जिससे जाम की समस्या और बढ़ जाती है। अंत में मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आम जनता की सुविधा के लिए इस रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की कृपा करें जिससे यातायात सुगम हो और लोग राहत महसूस करें। धन्यवाद सभापति जी। माननीय श्री तमिल सेल्वन तंगा जी। வணக்கம் சேர்மன் சார். தேனி பாராளுமன்றத்திலிருந்து வெற்றி பெற்று இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். எங்க தேனி பார்லிமெண்ட் தொகுதியினுடைய முக்கியமான கோரிக்கை திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேணும். இன்னைக்கு நடக்கிற நாடாளுமன்றத்தினுடைய எண்ணிக்கை 18வது நாடாளுமன்ற சபை. அந்த வெற்றி பெற்ற நபர்கள் அனைவரும் வைத்த கோரிக்கை திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேண்டும். அதோடு இல்லாமல் கேரளாவை சேர்ந்த நண்பர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் ஆண்டொன்றுக்கு 1 கோடி பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறார்கள். மாதம் ஒரு நாள் 5 லட்சம் பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு சென்று வருகிறார்கள். திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ட்ரெயின் ரூட் கொடுத்தால் காஷ்மீரிலிருந்து வருகிறவர்கள் தொடர்ச்சியாக சபரிமலைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. போக்குவரத்து நெரிசல் தடுக்கப்படுகிறது, விபத்துகள் தடுக்கப்படுகிறது, நேரம் அத்தியாவசியமாக குறைக்கப்படுகிறது. அதை கருத்தில் கொண்டு 100 வருடங்களாக இந்த கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு கவனத்தில் எடுத்து மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்கள் இந்த திண்டுக்கல் சபரிமலை திட்டத்தை புதிய ட்ரெயின் ரோடு திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஆவணம் செய்யுமாறு கேட்டு அமர்கிறேன். थैंक यू। माननीय श्री राहुल कासवान। महोदय, मेरा आपसे कहना है सर कि फरवरी 2025 की 28 तारीख को राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। किसानों की सर फसल बिल्कुल तबाह हो गई। बहुत ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखने को नहीं मिली। मेरे क्षेत्र के अंदर सर राजगढ़ तहसील के अंदर तारानगर में, भानीपुरा में, नौहर में बहुत बुरा नुकसान किसानों को हुआ। सरकार क्या मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सर स्पेशल गिरदावरी तो शुरू हो चुकी है, पर स्पेशल गिरदावरी के केस के अंदर सर बड़ी प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस के अंदर 2 हेक्टेयर की कैपिंग लगा रखी है कि 2 हेक्टेयर से ऊपर हम नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे। मैं आपके मार्फत से सर ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 2 हेक्टेयर की कैपिंग को हटाया जाए। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सर, हमारा पर कैपिटा जो होल्डिंग है वो मोर देन 6 to 7 हेक्टेयर्स की आती है। तो मेरा आपके मार्फत से सर ये निवेदन कहेगा कि एसडीआरएफ की गाइडलाइंस को 2 हेक्टेयर से हटाकर कंप्लीट किसानों को मुआवजा दिया जाए। ए सर बी हम मिनिमम जो नुकसान देते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में वो 17,000 रुपीज पर हेक्टेयर देते हैं सर। एक किसान के फसल 1-1 लाख रुपए की होती है सर हेक्टेयर के अंदर। और हमारा सर राजस्थान का क्षेत्र हम मौसम आधारित वर्षा के भरोसे ही खेती करते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन रहेगा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस में 2 चेंजेस किए जाएं। एक, कैपिंग को बढ़ाया जाए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और जो 17,000 का नुकसान दे रहे हो उस नुकसान को बढ़ाकर जो किसान का एक्चुअल नुकसान हुआ है वो नुकसान दिया जाए। सर साथ ही साथ में
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस ये कहती थी कि किसान की अगर फसल कटी हुई है या खड़ी हुई है तब भी नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा व्यक्तिगत रूप में किसानों को क्लेम मिलेगा। पर 2023 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की गाइडलाइंस में चेंज कर दिया गया। अब सर खड़ी हुई फसल को हम उस इंडिविजुअल लॉस में काउंट नहीं करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा पीएमएफबीआई की गाइडलाइंस को दोबारा से रिवाइज किया जाए और किसान की फसल खड़ी भी है और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है तो उसका भी उसको मुआवजा दिया जाए, क्लेम दिया जाए ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके। माननीय श्री विभू प्रसाद तराई जी। Sir, India is a tourism sector rich in heritage, culture and diversity. The crucial sector is the key driver of economic growth towards achieving the agenda for Viksit Bharat 2047. Recognize the potential of tourism sector for employment-led development. The union budget has allocated 2,541 crore rupees to enhance infrastructure, skill development and travel facilities